नमस्कार साथियों, यूनिक ज्ञान के इस यूनिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बढ़ रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य। कल अपन ने गुप्त काल समाप्त कर दिया है और अब हम मुगल कालीन स्थापत्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुगल काल में भी अपने को वो तीन चीजें ही पढ़नी है, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, है ना। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले स्थापत्य। ठीक है, तो आर्किटेक्चर अपन शुरू करते हैं मुगल काल का। तो मुगल कालीन आर्किटेक्चर का नाम आते हैं, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ताजमहल का जिक्र आता है। ठीक है, लेकिन ताजमहल अकेली ऐसी चीज नहीं है जो मुगलों ने बनाई है। मुगलों ने बहुत सारे काम करे हैं, तो उन सबके जो चीजें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सब चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। पहले अपन देखेंगे मुगल काल के जो स्थापत्य है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। उस बाबर के द्वारा जो, क्योंकि मुगल कालीन जो स्थापत्य में अपन पढ़ते हैं ना, तो किसने कौन सी बिल्डिंग बनाई ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बाबर के कौन कौन सी इमारतें बनाई, हुमायूं ने कौन कौन सी बनाई, अकबर ने कौन कौन सी बनाई। ठीक है, एक जो पॉइंट मिड पॉइंट है कि कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी का भी साम्राज्य आता है, तो उस शेरशाह सूरी के स्थापत्य के बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो भी जो काउंट होगा ना, वो भी मुगल कालीन स्थापत्य के अंदर ही काउंट होगा। ठीक है, तो अपन आज शुरू करते हैं अपन मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में, इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं मुगल कालीन स्थापत्य की। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि जो ये मुगल कालीन स्थापत्य, क्योंकि आप है ना ये टर्म्स ध्यान रख लेना, इनको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो लेक्चर 1-1.5-2 घंटे का आराम से हो सकता है। ठीक है, आप टर्म ध्यान रखना है इनका। तो ये सबसे पहले इसकी विशेषता यह है कि जो ये स्थापत्य है वो भारतीय स्थापत्य है। ठीक है, तो भारतीय स्थापत्य क्योंकि भारत में बन रहा है, तो यहाँ कारीगर भी यहाँ के होंगे, लोकल जो यहाँ की टेक्निक है, जो पहले स्थापत्य कला में टेक्निक यूज होती थी वो भी टेक्निक यूज होंगे। और ईरान से क्योंकि देखो हुमायूं आएगा, हुमायूं काफी समय तक जो अपना निष्कासन पीरियड है वो ईरान में भोग के आएगा। मध्य एशिया इनका मूल स्थान माना जाता है। जो अपने मुगल है वो अपने मध्य एशिया के माने जाते हैं मूलतः, तो उस वजह से मध्य एशियाई प्रभाव है। तुर्की प्रभाव, बिल्कुल तुर्की प्रभाव भी है, क्योंकि जो मुगल है ना वो बेसिकली मंगोल और तुर्कियों की जो है मिक्सर जो है प्रजाति है, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो है इन चारों शैलियों की स्थापत्य का प्रभाव आपको विभिन्न विभिन्न पक्षों में नजर आएगा। तो भारतीय भी आएंगे, ईरानी भी आएंगे, मध्य एशियाई भी आएंगे और तुर्की, ये सभी संस्कृतियों का जो है आपको इनके स्थापत्य में छवियां दिखेगी। ठीक है, तो इन सबके स्थापत्य को जो है समन्वय इसमें पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इनकी विशेषताओं का वो है कि ये इंडो पर्शियन। ठीक है, तो जो स्मिथ एक बहुत बड़े कला मर्मज्ञ हुए हैं, पर्सी ब्राउन, स्मिथ, ये सब अपन पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन स्टेटमेंट्स को जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है, तो स्मिथ ने जो है वो कहा है कि इसको, ये मुगल कालीन स्थापत्य जो है ये इंडो पर्शियन स्थापत्य है, यानी कि इंडिया और पर्शियन दोनों का जो है मिक्सर है ना। दोनों के स्थापत्य की जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं इसमें नजर आती है। फिर अपन देखते हैं स्मिथ ने इसको क्या कहा है, कला की रानी कहा है। क्या कहा है, कला की रानी, क्वीन ऑफ आर्ट। ठीक है, तो स्मिथ ने इसको क्वीन ऑफ आर्ट भी कहा है। फिर एक पर्सी ब्राउन हुआ करते थे, तो पर्सी ब्राउन ने इसको कहा है कि भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है। क्या है, भारतीय वास्तु, क्योंकि पर्सी ब्राउन कहाँ का है, यूरोप का है ना। यूरोप में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ग्रीष्म काल इनके लिए अच्छा माना जाता है। तो ग्रीष्म काल मतलब सर्वोत्तम काल, उनके लिए जो सर्वोत्तम काल होता है उनके रहने के हिसाब से, तो वो ग्रीष्म काल होता है। इसलिए इसको जो है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश करो कि पर्सी ब्राउन ने इसको भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा है। ठीक है, तो भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल किसको कहा है, अपने मुगल कालीन स्थापत्य को कहा है। किसने कहा है, पर्सी ब्राउन ने। स्मिथ ने क्या कहा है, क्वीन ऑफ आर्ट, कला की रानी। ठीक है, फिर पर्सी ब्राउन की 2 किताबें है ना, क्योंकि अपने पेंटिंग भी है, कला भी है ना, तो कला में पेंटिंग भी आती है। तो पेंटिंग है तो इसकी 2 किताबें फेमस है, एक तो इंडियन आर्किटेक्चर, एक इंडियन पेंटिंग्स अंडर मुगल्स। ठीक है, तो एक तो इंडियन आर्किटेक्चर है, एक इंडियन पेंटिंग्स अंडर मुगल, तो ये दोनों किताबें महत्वपूर्ण है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। फिर इसमें जो है ना बहुत बड़े बड़े आकर्षक गुंबद बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप ये टेक्निक्स याद करो, आप इनके टर्म्स याद कर लेना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है ना। अपन जब पित्रादुरा का प्रयोग आएगा वहां पे अपन समझेंगे पित्रादुरा को, ट्यूडर का प्रयोग आएगा, ट्यूडर को समझेंगे, मेहराब का प्रयोग आएगा, मेहराब को समझेंगे। ठीक है, 4 भाग पद्धति का प्रयोग आएगा, 4 भाग पद्धति को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी विशेषता है ना, जो इसमें यूनिक तरीके से यूज की गई है मुगल काल में सर्वप्रथम, तो उन सब चीजों को जो है इसकी विशेषता के तौर पे आप देख लीजिए, क्योंकि विशाल और आकर्षक गुंबद बनाए जा रहे हैं। गुंबद होते हैं ना अपने बड़े, है ना, तो विशाल आकर्षक गुंबद बनाए गए,
पित्रादूरा का प्रयोग किया गया, ट्यूडर का प्रयोग किया गया, मेहराब का प्रयोग किया गया, चारबाग पद्धति का प्रयोग किया गया। ये सब जो है मुगल कालीन स्थापत्य के सबसे प्रमुख अंग है, ध्यान रख लेना। फिर महलों में बहते हुए पानी का प्रयोग भी जो है इनकी यूनिक देन है, ठीक है, क्योंकि पर्सिया से आई है ये टेक्नोलॉजी। और बहते हुए पानी, जो महलों में बहते हुए पानी का जो सर्वाधिक प्रयोग होता था वो शुरुआती जो समय में होता था पर्शिया में हुआ करता था। वो उसी टेक्नोलॉजी को फिर भारत में लेके आए मुगल, और भारत में जो है महलों में बहते हुए पानी का जो प्रयोग है वो मुगलों के समय में अपने को दिखाई देता है। तो ये सबसे प्रमुख विशेषता है इनकी। इसके जो मुख्य वास्तुकार हुआ करते थे ना, जैसे कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे हुमायूं का मकबरा बन रहा है, तो इसका जो प्रथम वास्तुकार हुआ करता था ना, जैसे मिर्जा गयास इसका प्रमुख वास्तुकार है, तो इसको बोलते थे मेमार। प्रथम जो प्रमुख जो वास्तुशिल्पी है उसको वो क्या बोलते थे, मेमार, ठीक है। और जो स्थापत्य की निगरानी करता था ना, उस अधिकारी को बोला जाता है मीर ए इमारत, ठीक है। तो स्थापत्य किसकी निगरानी में बन रहा है, जैसे फतेहपुर सीकरी किसकी निगरानी में बन रही है, तो फादर मोन्सेरेट की निगरानी में बन रही है, तो फादर मोन्सेरेट को क्या बोलेंगे, मीर ए इमारत, ठीक है। ये क्या है, मीर ए इमारत। ये जो इमारत है इस मीर की देखरेख में बनाई जा रही है, ठीक है। तो मीर यानी कि अधिकारी उस पर्सपेक्टिव से उन दिनों में, ठीक है। फिर एक चीज अपन ये देख लेते हैं कि अबुल फजल 2 प्रकार के मजदूरों का उल्लेख करता है। जितने भी आर्किटेक्चर बनाने वाले 2 टाइप के मजदूर हुआ करते थे उस समय। इजारा होते थे, एक रोजिंदर होते थे। रोजिंदर जिनको डेली आपको देना होता है कुछ ना कुछ वेतन भत्ता, तो ये दैनिक मजदूरों को रोजिंदर कहते हैं। इजारा बोलते थे कुशल मजदूरों को। तो ध्यान रख लेना, जो कुशल मजदूर है वो इजारा है और जो दैनिक मजदूर है वो रोजिंदर है, ठीक है। तो ये थी अपने मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, ध्यान रख लेना। अब बाबर ने क्या बनाया, हुमायूं ने क्या बनाया, शेरशाह ने क्या बनाया और अकबर ने क्या बनाया, इसमें 4 ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट में जो बचे हैं वो चार शासक जो बचे हैं वो अपन अगले में देख लेंगे, 3-4 शासक, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर का देखते हैं। बाबर ने क्या क्या बनाया। तो बाबर ने काबुल से जब वो काबुल से जब वो भारत पर अटैक करने आता है तो पानीपत में युद्ध होता है। पानीपत में युद्ध के बाद जो है इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है वहीं पे। तो सबसे पहले तो क्या करा उसने, इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया। ये ईंटों का मकबरा है, ठीक है। किसका मकबरा है, ईंटों का मकबरा। तो सबसे पहले जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया उसने पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद बना दी उसने ईंटों की वहीं पे, ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद और इब्राहिम लोदी का मकबरा, 2 जो आर्किटेक्चर है वो पानीपत में बनाया किसने, दोनों ईंटों के किसने बनाए हैं, ये बाबर ने बनाए, ठीक है। फिर एक संभल रुहेलखंड में पड़ता है संभल, वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। धौलपुर में क्या बनाया, नीलोफर बाग जिसको कमल का बाग कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाग जो पद्धति है ना वो मुस्लिम देन है। कि आप जब आर्किटेक्चर बना रहे हो, कोई सा भी आर्किटेक्चर बना रहे हो, तो उसके आसपास आप क्या बना दोगे, बाग बना दोगे। और उसमें क्या प्रयोग होगा, पानी का अच्छे से प्रयोग होगा। तो ये जो है मुगल कालीन देन है हमें स्थापत्य की, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि धौलपुर में जो नीलोफर बाग है जिसको कमल का बाग भी कहा जाता है, वो किसकी देन है, अपने बाबर की देन है, बाबर ने बनाया था। फिर संभल जो रुहेलखंड में है उसकी जामा मस्जिद भी बाबर ने बनाई है। आगरा में नूरे अफगान जिसको हस्त बिहस्त भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टर्म देके बोलेंगे। हस्त बिहस्त का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी किसने कराया था, बाबर ने कराया था। नूरे अफगान भी इसी को बोला जाता है, ये आगरा में है। इसी को आराम बाग या राम बाग भी कहा जाता है। आज के टाइम पे राम बाग कर दिया, पहले आराम बाग हुआ करता था। हस्त बिहस्त भी इसको कहा जाता है, नूर अफगान भी इसको कहा जाता है। ध्यान रख लेना, चारों नाम एक ही बाग के हैं, आगरा वाले बाग के। धौलपुर में नीलोफर बाग है और आगरा में नूर अफगान है जिसको हस्त बिहस्त या आराम बाग या राम बाग भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि आगरा में पुराने किले की मस्जिद भी इसने बनाई है। तो आगरा में पुराना किला वाला जो नगर है ना, उसमें जो है उसकी जो मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने कराया था, आगरा में बाबर ने, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बाबर में पुराने किले की आगरा वाली मस्जिद का निर्माण भी बाबर द्वारा कराया गया। फिर अल्बानिया, कस्तुनतुनिया से जो है इसके बाबर की एक उपलब्धि ये थी कि इसने जो एक सिनान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उस समय स्थापत्य का बहुत महान व्यक्ति हुआ करता था। कहाँ का, कस्तुनतुनिया का हुआ करता था, अल्बानिया का। कस्तुनतुनिया से जो है सिनान के शिष्यों को इसने बुलाया था, क्योंकि सिनान तो बोल दिया कि तो मैं तो वृद्ध हो गया, मैं तो आ नहीं सकता। तो उसने बोला कि आप तो नहीं आ सकते लेकिन आपके शिष्य को भेज सकते हैं। तो उसके शिष्यों को भी यहाँ पे बुलाया था बाबर ने, ताकि भारत में जो है अच्छे आर्किटेक्चर्स का निर्माण कर सके। तो बाबर की उपलब्धियां हैं स्थापत्य के क्षेत्र में। क्या क्या बनाया था, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, इब्राहिम लोदी का मकबरा, संभल रुहेलखंड की जामा मस्जिद, धौलपुर का नीलोफर बाग, आगरा का नूर अफगान हस्त बिहस्त, आगरा के पुराने किलों की मस्जिद और अल्बानिया के सिनान के शिक्षकों को बुलाया था, ठीक है। फिर हुमायूं का स्थापत्य में देखें अगर, तो हुमायूं में जो है 3 चीजें हुमायूं ने करवाई। पहला तो आगरा की मस्जिद बनाई हुमायूं ने। सबसे पहले जाते हैं आगरा की मस्जिद जो बनाई गई है वो हुमायूं द्वारा बनाई गई है। फतेहाबाद पड़ता है अपने हिसार में, यूपी में पड़ता है। तो फतेहाबाद हिसार की जो मस्जिद है
उसको बनाया इसने, ठीक है। तो हिसार की मस्जिद को बनाया तो उसमें जो है ईरानी शैली का प्रयोग हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना कि अपने ईरानी शैली का प्रयोग किसमें हुआ है, फतेहाबाद या हिसार वाली मस्जिद में, है ना। फिर अपन देखते हैं दिल्ली में जो है इसने एक नया नगर बसाया। पुराना किला वाला जो नगर है ना वर्तमान में दिल्ली में, वो जो पुराना किला वाला नगर है वो एक्चुअली दीन पनाह नगर है, ठीक है। दीन पनाह नगर की स्थापना करवाई थी 1534-35 में अपने हुमायूं ने, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना कि दिल्ली में दीन पनाह नगर, जिसको आज के समय में पुराना किला बोलते हैं, वो भी किसने बनाया था, हुमायूं ने बसाया था। फिर फतेहाबाद या हिसार की मस्जिद जो ईरानी शैली में है वो भी इसने बनाई थी, और आगरा की मस्जिद भी इसने बनाई थी, ठीक है। तो ये हुमायूं के स्थापत्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये रट लिया ना तो स्थापत्य से, मुगल कालीन स्थापत्य से मेरी गारंटी है बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन चीजों के अलावा ये सबसे डेप्थ में बढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज मैंने छोटी छोटी मस्जिद भी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। फिर शेरशाह सूरी आ गया, है ना। हुमायूं का विस्थापन हो जाएगा, हुमायूं जो है अपने पर्शिया चला जाएगा, फारस भाग जाएगा। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी का शासन चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो शेरशाह सूरी ने भी कुछ कार्य करा है। शेरगढ़ नाम का नगर बसाया दिल्ली में, तो दिल्ली में शेरगढ़ किसने बसाया, शेरशाह सूरी ने बसाया, ठीक है। उस शेरगढ़ के अब जो है अंश भी नहीं रहे हैं, केवल 2 अंश अपन देख सकते हैं कि लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा, वहां पे सिर्फ ये 2 दरवाजे बचे हैं, अदरवाइज ये शहर एक तरीके से खत्म सा हो गया है। तो शेरगढ़ नगर जो दिल्ली में था वो सब खत्म हो गया है, उसमें जो है अब सिर्फ लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा बचा हुआ है, ठीक है। उसको लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें बची हुई है शेरगढ़ नगर में। तो दिल्ली में स्थापत्य में शेरशाह सूरी ने ये काम कराया। फिर शेरशाह सूरी ने पुराना किला जो शहर था, ठीक है, जो जिसको दीन पनाह नगर के रूप में एस्टेब्लिश करके गया था, तो उसको किला है कोहना, उसमें एक किला है कोहना बनाता है, जो पुराना किला बनाया है वहां पे, किसमें, दीन पनाह वाला जो नगर है ना, जहां पे पुराना किला जिसको बोलते हैं, उसमें जो है किला है कुहना नाम से एक मस्जिद बनाया। किसने बनाया था, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, किला है कुहना किसने बनाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसमें बनाया था, पुराने शहर में, जो दीन पनाह वाला नगर है ना वर्तमान में, उसमें जो है किला है कोहना बनाया गया है, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर शेरशाह की बिल्डिंग में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो है सासाराम वाला मकबरा। क्या पूछा जाता है, सासाराम वाला मकबरा। तो सासाराम वाला मकबरा अपने बिहार में है, रोहतास में, ठीक है। तो रोहतासगढ़ का दुर्ग था, जिसको जो है शेरशाह सूरी ने उसका पुनर्निर्माण भी कराया था, रोहतासगढ़ के दुर्ग का, अगर ये इसके आर्किटेक्चर में देखे जाए तो रोहतासगढ़ वाला दुर्ग है ना, उसका भी पुनर्निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। तो रोहतासगढ़ के आसपास ही जो है, रोहतास जिला है अभी वर्तमान में, वहां पर एक सासाराम नाम के स्थान है, वहां पर जो है सोन नदी आती है, सोन नदी आती है और एक झील बनाती है सोन नदी। उस झील के बीच में जो है ये सासाराम वाला मकबरा जो है अवस्थित है। ये सासाराम वाला मकबरा की जो सबसे फेमस बात जो आपसे बार बार पूछी जाती है ना, वो ये है कि ये अष्टकोणीय है, ठीक है। तो मुगल काल में कौन सी जो इमारत है सबसे पहले अष्टकोणीय बनाई गई थी, तो वो था सासाराम वाला मकबरा। तो ये अष्टकोणीय इमारत है, ठीक है। तो अष्टकोणीय इमारत है, प्लस झील के मध्य में है, प्लस इसको जो है कनिंगम के 2 स्टेटमेंट हमेशा पूछे जाते हैं। कनिंगम पूछता है कि, कनिंगम बोलता है कि ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो कनिंगम किस बिल्डिंग को ताजमहल से भी अधिक सुंदर मानता है, वो है अपना सासाराम वाला मकबरा। फिर ये अंदर से हिंदू है, बाहर से मुस्लिम स्थापत्य है। इसका जो अंदर का पूरा आर्किटेक्चर है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर है, ठीक है। और इसका जो बाहरी आर्किटेक्चर है वो ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से मुस्लिम शैली में बनाया गया है। तो ये इस वजह से जो है इसको अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम स्थापत्य की शैली मानी जाती है। तो ये सासाराम वाला मकबरा है। कनिंगम दोनों स्टेटमेंट देता है कि, कनिंगम का स्टेटमेंट है ये भी कि अंदर से हिंदू है और बाहर से मुस्लिम स्थापत्य है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रख लेना। ताजमहल से भी सुंदर किसको बोला है, सासाराम वाले मकबरे को, और ये अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम है, ऐसा कनिंगम ने किस आर्किटेक्चर के लिए बोला है, ये बोला है सासाराम वाले मकबरे के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रख लेना। इसके बाद ये जो है ना, इससे सबसे कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। हुमायूं से ज्यादा हुमायूं में सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है, ये आगरा वाला नूर अफगान, ठीक है। इससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं आपके, या फिर पानीपत में काबुली मस्जिद या काबुली बाग मस्जिद आ जाएगी, या इब्राहिम लोधी का मकबरा आ जाएगा। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण है। या नीलोफर गार्डन आ जाएगा धौलपुर में, क्योंकि अपन राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान के एग्जाम में धौलपुर वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। हुमायूं से ऐसा कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं पूछता, दीन पनाह नगर पूछता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी से अपने सासाराम पूछता है। 3 बिल्डिंगें आपको इनमें सब में कंठस्थ होनी चाहिए, तो है ना। बाकी छोटी मोटी चीजें आप, है ना, इसको भी ध्यान रख लेना। बाकी सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो अकबर कालीन स्थापत्य से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रश्न अगर कहीं से बनते हैं तो अकबर कालीन स्थापत्य से बनते हैं, या फिर अपने को शाहजहां वाले स्थापत्य से भी बनेंगे, ठीक है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये स्थापत्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण शासक है 3, ठीक है। तो आप ये तीनों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अब अपन अकबर कालीन स्थापत्य देखेंगे। तो अकबर ने क्या किया था, देखो,
अकबर ने अंडाकार गुंबद का प्रयोग किया था अपने स्थापत्य में। किसका? अंडाकार गुंबद का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले अगर ये पूछ ले कि अंडाकार गुंबद का प्रयोग कौन से शासक द्वारा किया जा रहा है, तो वो है अपना अकबर। ठीक है, तो अकबर के स्थापत्य में अपन है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो हुमायूं के मकबरे से प्रश्न है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर का कोई योगदान नहीं है इसमें। ठीक है, अकबर का कोई योगदान नहीं है। हुमायूं की एक बेगम हुआ करती थी, जो अकबर की सौतेली माँ भी आप कह सकते हो, हाजी बेगम नाम था उसका। हाजी बेगम को बेजा बेगम भी बोलते थे। तो हाजी बेगम, बेजा बेगम द्वारा जो है ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। कहां बनाया गया था? दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है, किसका प्रभाव है इस पर? इस पर जो है एक वास्तुकार हुआ करते थे उस समय, मीरक मिर्जा गयास। कौन? मीरक मिर्जा गयास। वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तुकार का नाम पूछेगा तो मीरक मिर्जा गयास जो है वो जो है इसका वास्तुकार हुआ करता था। ये था फारस का। ठीक है, कहां का था? फारस का, पर्शिया का, है ना। तो पर्शिया का था, तो इस पर जो है इस बिल्डिंग पर कौन सा प्रभाव आ गया? इसकी वजह से फारसी प्रभाव आ गया। ठीक है, तो फारसी प्रभाव वाली बिल्डिंग कौन सी? अपना हुमायूं का मकबरे की। क्यों? क्योंकि इसका जो वास्तुकार है कहां से आ रहा है? पर्शिया से आ रहा है। क्या नाम है? मीरक मिर्जा गयास। ठीक है, हाजी बेगम या बेगा बेगम महत्वपूर्ण है। और बेगा बेगम ने इस इमारत पर, हुमायूं के मकबरे पर यह लिखवा रखा है कि ये जो इमारत है वो महबूब के लिए महबूबा की पेशकश है। क्या है? महबूब के लिए महबूबा की पेशकश है। कौन सी बिल्डिंग? अपने हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। इसकी ये जो है सभी मायनों में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। क्यों है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग? क्योंकि इससे सर्वाधिक प्रश्न क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय आर्किटेक्चर में ऐसी पहली इमारत है जो 4 दीवारी से घिरी हुई है, चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई है। पहले क्या होते थे? कोई सा भी मकबरा होता था ना, वो ऐसे ही खड़ा कर दिया जाता था। इससे पहले अकबर के, ये हुमायूं के मकबरे से पहले जो भी मकबरा हुआ करता था वो ऐसे खड़ा कर दिया जाता था। बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं, बाहर कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसको चारों तरफ से जो है दीवार से घेरा गया है। तो 4 दीवारी से जो है इसको घेरा गया है, तो ऐसी पहली बिल्डिंग है। ठीक है, दूसरा, पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या है, ज्यादातर जो बिल्डिंग है वो बलुआ पत्थर से बन रही है। ठीक है, जो अपने यहाँ पर लोकली जो पत्थर पाए जा रहे हैं उनसे बन रही है। लेकिन ये ऐसी पहली बिल्डिंग है जहां पर श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो ये पहली ऐसी बिल्डिंग है, पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से नहीं बनी हुई है ना। तो अपन ये सिर्फ श्वेत संगमरमर पत्थरों का प्रयोग इसमें हुआ है बड़े व्यापक तौर पे। इस वजह से ये हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है। तो पहली ऐसी बिल्डिंग जहां पर श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है, पहली ऐसी बिल्डिंग जो 4 दीवारों से घिरी हुई है, 4 दीवारी से, और पहली ऐसी बिल्डिंग जहां पर दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोहरे गुंबद यानी कि एक गुंबद के साथ जुड़वा गुंबद, तो दोहरे गुंबद का प्रयोग जो है अपने कहां मिलता है? अपने को हुमायूं वाले मकबरे में मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। ठीक है, दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। फिर 4 बाग पद्धति में, अब यहां पर देखिए 4 बाग पद्धति क्या होती है। जैसे ये बिल्डिंग बनी एक, ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा बन गया। अब इसके चारों तरफ जो है ना बाग बना दिया, ये अब इसके चारों तरफ जो है बाग बना के इस तरीके से बाग बना दिया जाएगा। अब ये चारों तरफ बाग बनाना, तो 4 बाग हो गए और इसमें फाउंटेन लगा दिया जाएगा बीच में कहीं, तो फाउंटेन हो जाएगा। तो पानी का भी अच्छा सा प्रयोग होगा, इसमें फव्वारों का प्रयोग होगा, प्लस 4 बाग हो गए। तो 4 बाग, इसको इस शैली को बोलते हैं अपन 4 बाग पद्धति या 4 बाग शैली। ठीक है, तो अपन ये चीज देखेंगे कि ये जो ऐसी पहली बिल्डिंग है जहां पर जो है 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, 4 बाग लगाए गए हैं इसके चक्कर में, इस बिल्डिंग के चक्कर में। इससे पहले एक बाग चलता था, तो एक बाग में सबसे पहले जो है सिकंदर लोदी के मकबरे में 1 बाग वाली पद्धति लगाई गई थी। बाद में जब हुमायूं का मकबरा बना तो हुमायूं के मकबरे में 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना। सिकंदर लोदी का मकबरा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखना है कि 4 बाग पद्धति का सबसे पहला प्रयोग अपने कहां हो रहा है? हुमायूं के मकबरे में। दोहरी गुंबद का प्रयोग कहां हो रहा है? हुमायूं के मकबरे में। सफेद संगमरमर का प्रयोग कहां हो रहा है? हुमायूं के मकबरे में। और 4 दीवारी से घिरी हुई पहली बिल्डिंग कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, मकबरे में, है ना, ये ध्यान रखना, मकबरे में 4 दीवारी से घिरी हुई पहली बिल्डिंग है। ठीक है, फारसी जो है प्रभाव है क्योंकि मीरक मिर्जा गयास इसका वास्तुकार है। फिर अपन देखते हैं कि इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ताजमहल का पूर्वगामी क्यों कहा गया? देखो 4 बाग पद्धति ताजमहल की सबसे प्रमुख विशेषता है। 4 बाग पद्धति, बिल्कुल यहां पर भी 4 बाग पद्धति में। ठीक है, फिर यहां पर जो है फव्वारा विधि का प्रयोग किया गया है, तो फव्वारे ताजमहल में भी है, तो बिल्कुल है। फिर यहाँ की जो बिल्डिंग है इसमें जो है अपने सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो ताजमहल में भी सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ताजमहल का अग्रगामी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजमहल का अग्रगामी कौन सी बिल्डिंग को बोला जाता है, या कौन से आर्किटेक्चर को बोला जाता है, या किस स्थापत्य को ताजमहल का अग्रगामी बोला जाता है? तो वो कौन सा स्थापत्य है? अपना
हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ध्यान रख लेना। और ये हुमायूं का जो मकबरा है उसकी जो कोर डिजाइन है ना, जो ये लिया गया है, वो नालंदा पंचरथ वाला मंदिर है। नालंदा में एक पंचरथ मंदिर है, उससे लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे यही बनेगा आपके, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नालंदा पंचरथ से जो है डिजाइन चुराई गई है इसकी। ठीक है, तो पहला हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां से प्रेरित है? हुमायूं का मकबरा नालंदा पंचरथ से प्रेरित है। और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आरबीएससी का, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा भविष्य में, जीएस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नालंदा पंचरथ से प्रेरित है कौन सा मकबरा? हुमायूं वाला मकबरा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन दफन है इसमें। मकबरे का काम क्या होता है? बेसिकली वहां पर लोगों को दफनाया जाता है ना। विशेषतः जो विशेष व्यक्ति होते हैं ना, राजा या उसके जो विशेष जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, उनको दफनाए जाने का काम किया जाता है मकबरे में। ठीक है, तो हुमायूं न सिर्फ केवल हुमायूं को दफनाया गया, हुमायूं के अलावा भी और भी दूसरे शासक, कुल 6 बादशाहों को दफनाया गया है यहाँ पर। तो कौन कौन से है? जहादर शाह है, फर्रुखसियर है, रफीउद्दौला है, रफीउद्दौला है और आलमगीर सेकंड है। नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखो कि हुमायूं के मकबरे की ये विशेषताएं हैं, फिर प्लस कुछ इनकी हुमायूं की कुछ बेगमें थी, जैसे बेगा बेगम खुद ही बना रही है तो खुद को इसको भी यहीं पे दफनाया जाएगा। हामिदा बानो बेगम को भी यहीं पे दफनाया जाएगा। ठीक है, दारा सिको इनको भी यहीं दफनाया जाएगा। तो ये सब जो है हुमायूं के मकबरे में इनकी कब्रें हैं सबकी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का है और सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है, ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं अतगा खां का एक मकबरा हुआ करता था। तो मिर्जा अजीज कोका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे मुगल काल में और अकबर के बहुत विश्वसनीय हुआ करते थे। कौन? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका के पिताजी थे अतगा खां। ठीक है, तो अतगा खां जो है वो अपने एक तरीके से एक मुख्य सलाहकार हुआ करते थे अकबर के किसी समय में। ठीक है, जब अकबर ने शुरुआती युद्ध लड़े थे और शुरुआती युद्ध में अतगा खां का काफी अच्छा रोल हुआ करता था। प्लस अतगा खां की जो शादी थी वो भी एक तरीके से आप देखोगे कि जो अकबर है उसकी जो बुआ है, अकबर की बुआ के साथ हो रखी थी अतगा खां की शादी। इस वजह से एक तरीके से देखा जाए तो मिर्जा अजीज कोका क्या हो गया? अकबर का भाई हो गया, बुआ फुफेरा भाई हो गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपन देखते हैं तो अतगा खां का मकबरा भी बनाया गया था, 1566-67 में बनाया गया था। एक नाम महत्वपूर्ण है, उस्ताद कुली खां का नाम। ठीक है, तो उस्ताद कुली खां का जो नाम है वो महत्वपूर्ण है। उस्ताद कुली खां जो है वो मिर्जा अजीज को ये इसको अतगा खां के मकबरे को का प्रमुख वास्तुकार है। उस्ताद खुदा कुली जो है, उस्ताद खुदा कुली या उस्ताद कुली खां भी इसको कहते हैं, ये अतगा खां के मकबरे का प्रमुख वास्तुकार है, ध्यान रखना। इस पर जो है ना पेंटिंग की गई है सुलेख से, क्योंकि देखो जो इस्लाम है, इस्लाम में कोई सी भी पेंटिंग वगैरह जो है वो बैन है। तो पेंटिंग की जगह आप क्या कर सकते हो? आप जो है कुरान की आयतें जो है अब इसमें लगा सकते हो बिल्डिंग में। तो कुरान की आयतों को बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में डिजाइन करके लगाना पड़ता है, उसके लिए एक सुलेखन का कार्य होता है। तो ये सुलेखकार का जो है बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था उस समय। तो ये प्रमुख सुलेखकार है जिसको खुशनवीस भी बोला जाता था। तो ये बाकी मोहम्मद, इसने जो है अतगा खां की जो बिल्डिंग है, अतगा खां के मकबरे की बिल्डिंग है, वहां पर सुलेखन का काम किया था। ठीक है, वहां पर फूल पत्तियां प्लस कुरान की आयतें, उनको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, ये सारा काम कौन करता है? सुलेखकार या खुशनवीस। तो ये काम किया है बाकी मोहम्मद ने, सॉरी। ठीक है, और ये उस्ताद कुली खां या उस्ताद खुदा कुली जो है इसका अतगा खां के मकबरे का प्रमुख आर्किटेक्चर माना जाता है, ध्यान रख लेना। 1566-67 में बने गए बिल्डिंग। और फिर इसके प्रमुख किले भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकबर ने बहुत सारे किले बनाए। किले कौन कौन से बनाए? मेन किला है लाल किला आगरा वाला, फिर अपने यहां पर लाहौर में बनाएगा एक किला, फिर अजमेर में बनाएगा मैगजीन वाला दुर्ग, अपने इलाहाबाद वाला दुर्ग बनाएगा। तो ये सब अटक में दुर्ग बनाएगा। तो ये सब जो किले हैं ना वो सबसे महत्वपूर्ण है अकबर के, है ना। तो एक बार इनको थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। लाल किला आगरा में जो बना हुआ है वो लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है वहां पर व्यापक तरीके से, लाल बलुआ पत्थर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके 2 सबसे फेमस दरवाजे हैं। एक दरवाजा है दिल्ली की साइड खुलता है दिल्ली दरवाजा, इधर की साइड खुलता है वो कौन सा है? अमर सिंह दरवाजा। ठीक है, उसका नाम है अमर सिंह दरवाजा। आपने राजस्थान स्ट्रीम पढ़ा है अमर सिंह दरवाजा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अमर सिंह दरवाजा और दिल्ली दरवाजा 2 इसके प्रमुख दरवाजे हैं। फिर 500 इमारतें हैं इस पूरी बिल्डिंग में, लाल किले में। कितनी? 500 इमारतें हैं। जयपुर भवन सबसे फेमस है ना, जयपुर भवन फेमस है। 2 सबसे फेमस और बिल्डिंग है जो अकबर द्वारा निर्माण जिनका करवाया गया था, है ना। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि लाल किले में जहांगीर महल है, उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि लाल किले के जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर महल का निर्माण भी कौन करवा रहा है? अकबर करवा रहा है। फिर अकबर महल भी वही है, तो अकबर महल का निर्माण भी अकबर करा रहा है। तो आगरा का किला, जो आगरा का लाल किला है, उसमें
अकबर द्वारा दो बिल्डिंग बनवाई गई थी, एक तो जहांगीर महल, एक अकबर महल। ठीक है, तो दोनों ध्यान रख लेना, आप दोनों याद कर लेना। ठीक है, फिर आप देखते हैं जहांगीर महल में ग्वालियर के जो जहांगीर वाला महल है ना, वो एक्चुअली ग्वालियर का एक राजा था मान सिंह। ठीक है, उसको अकबर परास्त करता है, उसकी जो डिजाइन है ना, उसने एक महल बनवा रखा था मान मंदिर। क्या नाम था उस महल का? मान मंदिर। तो मान मंदिर की बिल्कुल नकल कर ली ग्वालियर वाले जो जहांगीर महल में। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ये देखोगे कि अकबर ने जहांगीर महल में ग्वालियर के मान मंदिर, ग्वालियर का जो महल था मान सिंह का, उस मान मंदिर की पूरी तरह से नकल की गई है जहांगीर वाले महल में। ठीक है, कहां स्थित है? लाल किला आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर बंगाल और गुजरात की निर्माण शैली से प्रभावित है लाल किला। ठीक है, तो आगरे का लाल किला पूरी तरह से बंगाल और गुजरात की निर्माण शैली से प्रभावित है, ये ध्यान रख लेना। फिर आप देखोगे एक कासिम खां आता है, तो कासिम खान ने दो किले बनाए थे। ये आगरे का लाल किला भी कासिम खान द्वारा बनाया गया है, और लाहौर वाला जो लाहौर वाला किला है ना, लाहौर का किला भी बहुत फेमस है। वहां पर भी अकबर काफी दिन तक राजधानी बनाएगा, 10-15 साल तक। ठीक है, तो लाहौर वाला किला जो और आगरा का किला, ये दोनों किले जो है 1565 में बनाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनाए थे? दोनों के आर्किटेक्चर सेम आदमी है, कासिम खां। क्या नाम है दोनों के आर्किटेक्चर का? कासिम खां, ध्यान रखना। ठीक है, तो लाल किला भी कासिम खां बना रहा है, लाहौर वाला किला भी कौन बना रहा है? कासिम खां बना रहा है, 1565 में बनाएगा। ठीक है, अब देखिए दो किले हो गए अपने, लाल किला हो गया और अपना लाहौर वाला किला हो गया। फिर एक अजमेर में भी अपने मैगजीन दुर्ग बनाता है। ठीक है, तो मैगजीन दुर्ग बना रहा है 1570 में। कब बना रहा है मैगजीन दुर्ग? 1570 में। फिर एक वहां पर ही अजमेर में एक मस्जिद बनवा रहा है जिसका नाम है अकबरी मस्जिद। क्या है? अकबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन में देगा वो जहांगीर भी देगा, फिर याद आएगा कि कौन बनाया था। ठीक है, तो अकबरी मस्जिद अकबरी बना रहा है। और फिर अटक में भी एक दुर्ग बना रहा है। अटक वाला जो एरिया है वो सिंध सागर, सिंधु नदी के मुहाने पर है अटक, और सिंधु नदी के मुहाने पर है तो सिंध सागर भी बोलते हैं इस दुर्ग को। तो सिंध सागर या इसको अटक बनारस भी बोलते हैं। अटक बनारस या सिंध सागर या अटक दुर्ग, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये भी किसने करवाया था? इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फिर इलाहाबाद का दुर्ग, जो अकबर ने जितने भी दुर्ग बनाए ना, सारे दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग जो बनाया है वो इलाहाबाद में बनाया है। ठीक है, मेन सेंट्रल पॉइंट है भारत का, पूरे भारत का इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो है 1583 में अकबर ने भारत का सबसे बड़ा दुर्ग बनाया, वहां पर जो अकबर द्वारा निर्मित दुर्गों में सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा दुर्ग नहीं बोल सकते आप उसको, अकबर ने जितने भी दुर्ग बनाए या किले बनाए ना, उनमें सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? इलाहाबाद वाला किला। ठीक है, 1583 में बनाता है। इसमें जो है इसकी जो फेमस बिल्डिंग है वो 40 स्तंभों का राजमहल बनाता है यहाँ पे, और एक जनाना महल यहाँ फेमस है। जनाना महल इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये याद रख लेना कि इलाहाबाद वाले दुर्ग में 40 स्तंभों का राजमहल किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, तो इलाहाबाद वाले दुर्ग में 40 स्तंभों का राजमहल बनाया। इलाहाबाद वाला किला है जो सबसे बड़ा किला है। ठीक है, अकबर ने जितने भी किले बनाए उसमें। फिर अपन देखते हैं अकबर का जो सबसे बड़ा काम था ना, वो ये सिर्फ ये नहीं था। अकबर का जो सबसे बड़ा काम था वो फतेहपुर सीकरी का निर्माण था। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में आप देख लो, फतेहपुर सीकरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फतेहपुर सीकरी में आप देखोगे तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दो शैलियों को जो है कंबाइन किया। एक तो हिंदू शैली थी जिसको धरण शैली, मैंने पिछले स्थापत्य में गुप्तकालीन स्थापत्य में भी आपको बताया था धरण शैली क्या होती है। स्तंभ और धरण शैली, स्तंभ रख देते हैं और उनके ऊपर जैसे अपने नहीं होते घरों में पट्टियां बनती है, तो स्तंभ रख देंगे और उनके ऊपर पिलर रख देंगे। ठीक है, तो स्तंभ रखे और उनके ऊपर छज्जा एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं धरण शैली। एक जो चापाकार मेहराब शैली होती थी, तो वो चाप की तरह जो काम करता था, है ना। एक तो ये वाली शैली है बिल्डिंग बनाने की, एक ये वाली शैली है, इसको बोलते हैं हिंदू शैली, इसको स्तंभ धरण शैली बोलते हैं, है ना। इसको चापाकार मेहराब शैली बोलते हैं, इसको मुस्लिम शैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शैलियों को मिक्स करके जो है यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई है फतेहपुर सीकरी में। तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना। कौन सी शैली? चापाकार शैली और धरण शैली, दोनों को मिलाकर जो है यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई। तो फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ? 1569 में इसके वास्तुकार हुआ करते थे बहाउद्दीन। कौन था इसका प्रमुख वास्तुकार? वास्तुकार को क्या बोलते हैं अपन? मेमार, है ना। तो इसका मेमार कौन था? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। और फादर मोन्सेरेट की देखरेख में बनाया गया था। तो इसके मीरे इमारत कौन हो गए? फादर मोन्सेरेट। ठीक है, तो दोनों ही बातें ध्यान रख लेना। वास्तुकार था बहाउद्दीन और फादर मोन्सेरेट की देखरेख में बनाया गया था, तो मेरे इमारत हो गए फादर मोन्सेरेट। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रख लेना। फिर इसमें 9 दरवाजे हैं फतेहपुर सीकरी के टोटल। आगरा दरवाजा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आगरे की तरफ ही खुलता है वो, और आगरा ही जो है उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। कुछ समय फतेहपुर सीकरी भी रही है। ठीक है, तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों राजधानियां रही है। ठीक है, तो 9 दरवाजे हैं, तो आगरा प्रमुख है इसमें। ठीक है, एक बुलंद दरवाजा भी फेमस है, सबसे फेमस गुजरात विजय पर बनाया था। अब अपन देखते हैं,
है ना, इसको राजधानी बनाया जाएगा 1569 में, ठीक है, 1569 में राजधानी बनाया जाएगा, 84 तक ये राजधानी रहेगी, ठीक है, कब तक, 1569 से 84 तक मुगलों की राजधानी रहेगी कौन, फतेहपुर सीकरी। अब यहां पर जो अकबर ने काम किया ना, वो बेमिसाल काम किया है, बहुत सर्वोत्तम काम किया है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 तरीके से जो है ये मीनारे, इनकी जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है 4 तरीके से। कौन कौन सी है, एक तरीका यह है कि विशाल तो प्रसाद बनाए गए हैं, विशाल महल के रूप में बिल्डिंगें बनाई गई है। फिर एक तरीका था कि निवास स्थान के रूप में महल बनाए गए हैं या बिल्डिंगें बनाई गई है, तो निवास स्थान के रूप में बनाए गए हैं, या फिर कार्यालय के तौर पे बनाए गए हैं, या फिर धार्मिक भवनों के रूप में बनाई गई है। तो चारों तरीके से जो है यहाँ पर इमारतें बनाई गई है, ठीक है। तो विशाल प्रसादों में अगर अपन बात करें तो 2 बिल्डिंगें फेमस है, एक तो पंचमहल और एक बुलंद दरवाजा, ठीक है। आप इसे प्रसाद नहीं बोल सकते, लेकिन जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो इतना विशाल है, इस वजह से इसको इसमें शामिल किया गया है। तो पंचमहल वाला जो है विशाल प्रसाद है, ये बौद्ध शैली में बना हुआ मंदिर है। मैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है, तो ध्यान रख लेना कि इसकी विशाल प्रसाद में एक बिल्डिंग है पंचमहल, वो किस में बनी हुई है, बौद्ध शैली में बनी हुई है। फिर एक बुलंद दरवाजा है, वो 1602 में बनाया गया है, गुजरात विजय पे के उपलक्ष्य पे बनाया गया था, और ये जो है जमीन से 176 फीट ऊंचा है और 54 मीटर जो है ऊंचा है, या फीट में नापो तो 176 हो जाता है और मीटर में नापो तो 54 मीटर हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे ऊंचा दरवाजा है कौन, अपना बुलंद दरवाजा। फिर ईरानी अर्ध गुंबद और चाप स्तंभ शैली, ठीक है, यहां पर ईरानी अर्ध गुंबद और चाप स्तंभ शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अर्ध गुंबद शैली तो आपको बताया है, चापाकार शैली भी मैंने आपको बताया, अर्ध गुंबद और चापाकार शैली में जो है इसको बनाया गया है, इसलिए जो है ये एक तरीके से मुगलों के शौर्य का प्रतीक है। क्या है, मुगलों के शौर्य का प्रतीक है कौन, बुलंद दरवाजा। तो दोनों चीजें ध्यान रख लेना, 1602 से लेकर 1604 तक बनेगा ये, है ना, बुलंद दरवाजा, ठीक है। पंचमहल बौद्ध शैली में हो ही गया आपने, तो 2 तो ये हो गए। अब निवास स्थानों में देखें तो सबसे पहले आएगा जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल सबसे बड़ा है, इस पूरे फतेहपुर सीकरी में जितने भी महल है उनमें सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ जो महल है वो जोधाबाई का महल ही है। फिर गुजराती शैली में बनाया गया है, कौन सी शैली में, क्योंकि कारीगर कहां से आ रहे हैं, गुजरात से, तो यहाँ के जो जोधाबाई का महल बना रहे हैं वो सारे कारीगर कहाँ के थे, गुजरात के, तो गुजराती कारीगरों ने गुजराती शैली में मंदिर ये बनाया, महल बनाया, ठीक है। इसका जो अलंकरण है वो दक्षिणी मंदिरों से प्रेरित है, जो इसमें जोधाबाई के महल में जो अलंकरण किया गया है अंदर, वो दक्षिण के मंदिरों में जो अलंकरण हो रहा है उसी से प्रेरित है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर तुर्की सुल्ताना का महल आता है, इंपॉर्टेंट। तुर्की सुल्ताना का महल है वो 1 मंजिला है, पंजाब के कारीगरों ने बनाया है, ये 1 मंजिला, ये तुर्की सुल्ताना इनकी फेमस बीवी मानी जाती है अकबर की, जैसे जोधाबाई थी, जैसे अपने मरियम उज जमानी थी, है ना, ये सारी जो बेगमें थी उनमें जो है तुर्की सुल्ताना भी एक प्रमुख बेगम थी। तुर्की सुल्ताना जो है उसका जो महल है वो 1 मंजिला है और पंजाब के कारीगरों ने बनाया है, ठीक है। और अपन देखें तो मुगल स्थापत्य का रत्न भी बोला जाता है पर्सी ब्राउन ने, तो पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य का रत्न बोला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, क्या पर्सी ब्राउन ने कौन से महल को मुगल स्थापत्य का रत्न या मुगल स्थापत्य का मोती कहा है, तो वो कौन सा महल है, तुर्की सुल्ताना वाला महल है, कहां पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। फिर बीरबल वाला महल भी है, 2 मंजिला महल है बीरबल, आप जानते हैं सब लोग, ठीक है। फिर छज्जों में कोष्टकों का प्रयोग किया गया है, नहीं पूछेंगे इतना ज्यादा डिटेल में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मरियम का महल। मरियम जो है अपने सलीम की माँ, ठीक है, सलीम की माँ अपने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, अपने मरियम एक रानी ये भी कही जाती है, मरियम उस जमानी, है ना, वो सलीम की माँ कही जाती है। और इसमें जो है ईरानी चित्र आपको मिलते हैं, और ईरानी चित्र जो है औरंगजेब बाद में मिटवा देगा। एक यहाँ का जो फेमस चित्र है ना, इसको आप जो इसके पर्सपेक्टिव से देखो, वास्तुकला के पर्सपेक्टिव से, इसमें जो है फेमस चित्र है ना, वो हनुमान को राम की पूजा करते हुए दिखाया गया एक चित्र है, तो ये अभी भी बना हुआ है वहां पे, ठीक है। बाकी ज्यादातर चित्र जो है औरंगजेब ने मिटवा दिए थे वहां पे। तो ये मरियम का महल भी फेमस है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, ये जोधपुर की रानी हुआ करती थी, जोधपुर के सॉरी मोटा राजा उदय सिंह वाली नहीं थी ये जोधपुर वाली राजकुमारी हुआ करती थी, मरियम उस जमानी नाम से, है ना, ये भी अकबर की एक बेगम थी, ठीक है। और सलीम की माँ भी कही जाती है ना, कई बार सलीम की माँ जोधाबाई को माना जाता है। तो अब ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इतिहास में, है ना, तो आप इसके लफड़े में मत पड़ना कि सर आपने ये क्यों बोल दिया, ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोनों कंट्रोवर्शियल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। बाकी अपन देखते हैं इसके कार्यालय में बात करें तो कार्यालय में दीवाने आम, दीवाने खास 2 प्रमुख इमारतें थी। दीवाने आम में अकबर जो है न्याय का कार्य किया करता था, आम लोगों के लिए खुला रहता था, खास लोगों के लिए
व्यक्तिगत कार्यों के लिए दीवाने खास बनाया था उसने, है ना। दीवाने खास में जो है एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है, उस वृत्ताकार मंच को वो जो है पूरा मंच वो एक स्तंभ पर टिका हुआ है पूरा मंच, ठीक है। तो वृत्ताकार मंच है लेकिन वो एक स्तंभ पर टिका हुआ है, ये हिंदू शैली का उदाहरण है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि दीवाने कहां पर जो है वृत्ताकार मंच बना हुआ है, वो दीवाने खास में बना हुआ है, ठीक है। तो ये कार्यालय बिल्डिंग हो गई। फिर कुछ धार्मिक भवन भी बनाए गए अकबर द्वारा। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में धार्मिक भवनों में जामा मस्जिद सबसे पहले आती है। तो सर्वश्रेष्ठ इमारत है अकबर की सारी इमारतों में सबसे श्रेष्ठ इमारत अगर कोई है ना, वो है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की। तो अकबर की सारी इमारतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत पूछे तो कौन सी है, जामा मस्जिद अपने। और सबसे बड़ा किला को पूछे तो वो इलाहाबाद वाला दुर्ग, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग कौन सी है, जामा मस्जिद, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है, जोधाबाई का महल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, छोटी छोटी माइनर सी बातें, ठीक है। तो जामा मस्जिद सर्वश्रेष्ठ अकबर की इमारत है। और सीकरी का गौरव भी कहते हैं इसको, फतेहपुर सीकरी का गौरव किसको बोलते हैं, अपने जामा मस्जिद को। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसको उसका सीकरी का गौरव भी बोलते हैं। इसमें जो है पत्थर में रोमानी कला का परिचय दिया गया है, ठीक है। इसको फर्ग्यूसन ने बोला है पत्थर में रोमानी कथा, ठीक है, कि पत्थर में भी जो है एक तरीके से रोमानी कथा है ना। और ये जो है रोमान क्षेत्र जो अपने क्या बोलते हैं मध्य एशिया वाला क्षेत्र है ना, वहां पर एक रोमान क्षेत्र पड़ता है, वहां का आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। इस वजह से इसको पत्थर में रोमानी कथा किसने बोला है, फर्ग्यूसन ने, ठीक है। भाई पत्थरों में जो है रोमानी कथा को पौध दिया है इन्होंने। तो ये अपने फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन, ये भी कला मर्मज्ञ हुआ करते थे, जैसे पर्सी ब्राउन हुआ करते थे, ठीक है। स्मिथ ने भी कलाओं के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों के नाम याद रख लेना। तो फर्ग्यूसन ने किसको पत्थर में रोमानी कथा बोला है, वो बोला है जामा मस्जिद को, ध्यान रखना। फिर इसमें भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 गुंबद है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। फिर अपन देखते हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है अपने धौलपुर से लाल पत्थर मंगवाया गया था। तो अकबर ने क्या करा, धौलपुर से लाल पत्थर मंगवाया और सलीम चिश्ती का मकबरा बनवा दिया। फिर सलीम जो है इनकी कृपा से पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो है सलीम पैदा हुआ, क्योंकि अकबर काफी वृद्ध हो चुका था उस समय, ठीक है। तो इन्हीं की कृपा से जो है सलीम पैदा हुआ है, इसलिए ये जो है चिश्ती संप्रदाय के महान संत हुआ करते थे, शेख सलीम चिश्ती। तो धौलपुर का जो लाल पत्थर लेके गए धौलपुर से, उससे जो है इनका मकबरा बनाया गया, किसके द्वारा, अकबर द्वारा। फिर जब सलीम बड़ा होगा, जहांगीर के नाम से शासक बनेगा, तो उसने क्या करा, जहांगीर ने सलीम चिश्ती का मकबरे में अपन ने देख लिया कि धौलपुर के लाल पत्थर का, और जहांगीर ने क्या करा, संगमरमर में उसको चुनवा दिया, ठीक है। सीकरी में सबसे पहले संगमरमर इसी जगह पे लगा गया है, ठीक है। यहाँ की जो सबसे फेमस चीज है वो पत्थर की जालियां हैं यहाँ की, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर इस्लाम खां का मकबरे में अगर अपन देखें तो 3 ही बिल्डिंग है अपने फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इस्लाम खां की जो मकबरा है वो है। तो इस्लाम खां का जो मकबरा है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला ऐसा मकबरा है जो जहां पर वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि पहला ऐसा मकबरा जहां पर वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सा है, वो इस्लाम खां का मकबरा है। तो ये ध्यान रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें फतेह। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही है, ठीक है, क्योंकि अकबर की एक महान उपलब्धि है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने कि स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के लिए क्या कहा है। स्मिथ ने कहा है कि ये पत्थर में ढाला गया रोमांस है। क्या है, पत्थर में ढाला गया रोमांस, पत्थर में रोमांस ढाल दिया किसने, अकबर ने, फतेहपुर सीकरी के रूप में, ठीक है। तो ये स्मिथ बोलता है ये बात। फर्ग्यूसन बोला कि ये जो है ये तो अकबर की परछाई है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी नहीं है, ये अकबर की परछाई है। किसने बोला है, फर्ग्यूसन ने। फिर अबुल फजल भी कुछ बोलता है अकबर के लिए, क्या बोलता है कि सम्राट खुद सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क हृदय के विचारों को पाषाण और मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा पूछता है, ये किसने कहा है, ये अपने अबुल फजल ने कहा है, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा फैक्चुअल डेटा आ जाए ना कहीं पे भी, है ना, तो आप उसको लगा देना। मुश्किल क्वेश्चन बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो इससे ज्यादा मुश्किल नहीं बनेगा जो अपने लेक्चर में अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर अपन देखें तो भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई, तुर्की सभी स्थापत्य का समन्वय अपने को कहां पाया जाता है, मुगल कालीन स्थापत्य में कहा जाता है। और स्मिथ ने इसको इंडो पर्शियन स्थापत्य कहा है, और इंडो पर्शियन को कला की रानी भी कहा है, क्वीन ऑफ आर्ट भी कहा है। फिर पर्सी ब्राउन के बारे में देखें तो भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल बोला है मुगल कालीन स्थापत्य को, और इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल्स, ये 2 इसकी पर्सी ब्राउन की फेमस किताबें हैं। इसके अलावा इसकी प्रमुख विशेषताओं में देखें तो विशाल आकर्षक गुंबद होते हैं,
पित्रादुरा का प्रयोग करते हैं, ट्यूडर और मेहराब का प्रयोग करते हैं, चार बाग पद्धति का प्रयोग करते हैं और महलों में सॉरी बहते हुए पानी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अपन देखें तो बाबर ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपने बिल्डिंगें बनाई, तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद ईंटों से बनाई है और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी ईंटों से बनाया है। तो दो बिल्डिंगें तो पानीपत में, एक संभल में जामा मस्जिद, धौलपुर में नीलोफर बाग जिसको कमल का बाग भी कहते हैं, आगरा में नूरे अफगान, हस्त बिहिश्त, आराम बाग, ये सब एक ही नाम है, ठीक है, या राम बाग भी इसको बोलते हैं, है ना। फिर आगरा में पुराने किले की मस्जिद भी इसी ने बनाई। अल्बानिया से इसने मतलब कस्तुनतुनिया से सिनान के शिष्यों को बुलाने का प्रयास किया। सिनान बहुत फेमस आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय का, ठीक है। फिर हुमायूं का स्थापत्य में देखे तो आगरा की मस्जिद बनाई इसने, फतेहाबाद या हिसार की मस्जिद बनाई जो ईरानी शैली में है। फिर दिल्ली में 1534-35 में दीन पनाह नगर की स्थापना भी इसी ने की थी हुमायूं ने, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, पुराना किला, वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने देखे तो रोहतासगढ़ के दुर्ग के साथ साथ शेरगढ़ नगर भी बसाया इसने दिल्ली में। शेरगढ़ नगर में आज के टाइम पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ लाल दरवाजा खूनी दरवाजा बचा हुआ है। किला कोहना के रूप में जो है एक मस्जिद बनाई, कहां पे, पुराना किला में, जिसको दीन पनाह कहा जाता है, ठीक है, वहीं पे जो है किला कोहना नाम से मस्जिद बनाई। सासाराम का मकबरा सबसे फेमस है और फर्स्ट जो है हिंदू ईरानी वास्तुकला का समन्वय अपने को यहाँ पर मिलता है। पहली बिल्डिंग है जहां पर हिंदू और ईरानी जो कला है उसका जो है समन्वय है, ठीक है। ये रोहतासगढ़ जो है अपने बिहार में वहां पर है और झील के बीच में बना हुआ है, सोन नदी पर स्थित है, अष्टकोणीय मकबरा है, ठीक है। कनिंगम इसको ताजमहल से भी सुंदर मानता है और कनिंगम इसी के बारे में लिखता है कि अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अकबरकालीन स्थापत्य में देखें तो अकबर ने अंडाकार गुंबदों का प्रयोग शुरू किया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। हाजी बेगम या बेजा बेगम जो हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी वो बनाती है और अपने मकबरे पर लिखवाती है कि महबूब के लिए महबूबा की पेशकश है। फारसी प्रभाव है इस पर क्योंकि इसका वास्तुकार था फारस का मेरठ मिर्जा गयास। इसकी ये जो है पहली इमारत है जहां पर चार दीवारी से घिरी हुई है। पहली इमारत है जिस पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पहली इमारत है जो दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। पहली इमारत है जहां पर चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ताजमहल का पूर्वगामी है क्योंकि ये नालंदा पंचरथ से प्रेरित है और इसमें जो है बहुत सारे कुल छह बादशाह इसमें दफनाए गए थे। फिर ये हुमायूं सहित 6 बादशाह है ना, 5 बादशाह अलग है, हुमायूं सहित 6 बादशाह है, ठीक है। फिर अतका खां का मकबरे के बारे में देखें तो 1566-67 में बनाया। मिर्जा अजीज कोका उस्ताद खुदा कुली है ना, इसका वास्तुकार हुआ करता था। मिर्जा अजीज कोका के पिता हुआ करते थे अतका खां। फिर सुलेख कार इसका बनाया गया था बाकी मुल्ला को, बाकी मोहम्मद को। प्रमुख किले अगर देखें अकबर के टाइम के तो लाल किला आगरे का लाल पत्थर से बना हुआ है, 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा। 500 इमारतें हैं जिनकी प्रमुख बिल्डिंगें हैं। जहांगीर महल, अकबर महल दोनों अकबर द्वारा बनाई जाती है। जहांगीर महल में जो है ग्वालियर के मान सिंह द्वारा जो बनाया गया मान मंदिर है उसी का जो है वो उसी की जो है नकल मानी जाती है। जहांगीर महल बंगाल और गुजरात निर्माण शैली में जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है, आगरा के लाल किला। फिर अपन देखते हैं कासिम खां। कासिम खां ने दो किले बनाए थे अकबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण। दोनों किले 1565 में बनाने शुरू होंगे। आगरा का किला और लाहौर का किला दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों का वास्तुकार कौन है? कासिम खां। फिर अजमेर में मैगजीन वाला दुर्ग भी बनाया गया था। अजमेर में अकबरी मस्जिद भी अकबर ने बनाई थी। अटक दुर्ग भी इसी की देन है। अटक दुर्ग को सिंध सागर या अटक बनारस भी कहा जाता है। इलाहाबाद जो है या बनारस का किला, तो इलाहाबाद वाला जो है 1583 में जो है सबसे बड़ा किला है अकबर के द्वारा निर्मित सभी किलों में। 40 स्तंभों का राजमहल इसका फेमस है। फिर फतेहपुर सीकरी में देखें तो चापाकार मेहराब और दरण शैली दोनों का प्रयोग हुआ है। और 1569 में एक वास्तुकार हुआ करते थे बहाउद्दीन, उसके नेतृत्व में ये बनाई गई थी। फादर मोन्सेरेट की देखरेख में ये पूरा शहर बसाया गया था। 9 दरवाजे थे। आगरा इसमें प्रमुख दरवाजा था। राजधानी बने गए 1569 से लेकर 84 तक, 1569 से 84 तक। इसमें जो है 4 टाइप की बिल्डिंगें मिलती है अपने को। विशाल प्रसाद में देखें तो पंचमहल 5 महल है जो बौद्ध शैली के रूप में बने हुए हैं। और बुलंद दरवाजा फेमस है, 1602 में बना था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जमीन से 176 फीट 54 मीटर ऊंचा है और ईरानी अर्ध गुंबद और चाप स्तंभ शैली में बना हुआ है। फिर निवास स्थान के रूप में देखें तो जोधाबाई का महल सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, गुजराती शैली में है क्योंकि यहाँ के कारीगर जो है गुजरात से बुलाए गए थे। अलंकरण जो है इनके दक्षिणी मंदिरों से आया है। तुर्की सुल्ताना के महल में 1 मंजिला है, पंजाब के कारीगरों द्वारा निर्मित है। और मुगल स्थापत्य का रत्न या मोती पर्सी ब्राउन ने इसको कहा है। फिर बीरबल वाले महल में देखें तो 2 मंजिला है, छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है। मरियम महल में सलीम की मां मरियम के लिए बनाया गया था और ये इसमें ईरानी चित्र जो बनाए गए थे उसको औरंगजेब ने मिटवा दिया था। एक जो फेमस चित्र है वो हनुमान को राम की पूजा करते हुए चित्र, वो अभी भी यहाँ पर है। फिर अपन देखते हैं
कार्यालय में देखते हैं तो दीवाने आम जो है न्याय कार्य करता, जहां पर अकबर न्यायिक कार्य करता था, दीवाने खास में खुद व्यक्तिगत कार्य करता था। वृत्ताकार मंच पर एक स्तंभ टिका हुआ है, उसको हिंदू शैली का प्रतीक माना जाता है। कुछ धार्मिक भवनों में देखें तो जामा मस्जिद जो है सर्वश्रेष्ठ अकबर की इमारत है, जिसको फतेहपुर सीकरी का गौरव बोला जाता है। फर्ग्यूसन ने इसके लिए कहा है कि ये पत्थर में रोमानी कथा है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का यहाँ पर उपयोग किया गया है, और 3 गुंबद यहाँ पर है। फिर अपन देखते हैं शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में, तो धौलपुर का लाल पत्थर है ना, धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित था, अकबर द्वारा बनाया गया था। तब बाद में जब जहांगीर बड़ा हो जाता है, राजा बन जाता है, तो संगमरमर से निर्मित करवा देता है इसको। सीकरी में सबसे पहले संगमरमर का अगर प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में। फिर पत्थर की जालियां यहाँ की फेमस है। इस्लाम खां का जो मकबरा है वो भी फेमस है। पहली बार जो है वर्गाकार मेहराब का प्रयोग इस्लाम खां के मकबरे में किया गया है। कुछ अन्य तथ्यों में अगर अपन देखें फतेहपुर सीकरी के बारे में, स्मिथ ने कहा है कि ये पत्थर में ढाला गया रोमांस है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि अकबर की बच्चाई है, और अकबर ने अबुल फजल ने भी इसको अकबर बोला है कि अकबर ने खुद इसको जो है अपनी सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क हृदय के विचारों और पाषाण को मस्तिष्क और हृदय के विचारों को जो है पाषाण और मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता है। तो ये था आज का अपना मुगल कालीन स्थापत्य। कल जो 3 अपने महत्वपूर्ण राजा हैं, उनके भी बादशाह हैं, उनके भी अपन जो है स्थापत्य देख लेंगे, और यही अपना इतना ही बनता है। और इसको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लंबे समय तक ये सस्टेन हो जाएगा और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।